पिरियोडिक प्रॉपर्टी केमिकल बॉन्डिंग दिमाग में है, कंसेप्ट दिमाग में है, तो रिएक्शन समझ में आ जाएगा। जब समझ में आएगा तो रटना नहीं पड़ेगा, और नहीं तो तुम रिएक्शन देख देख के दिमाग में आता होगा इसको भी रटना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी दिमाग में आदत बैठी हुई है कि हमको रटना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को तुम रटना समझते हो, जबकि हम बता रहे हैं हमने कोई रिएक्शन नहीं रटा है, बस हम केवल मालिक्यूल का एक फॉर्मूला, एक कंपाउंड लिख के आते हैं, बस उसी को देखते हमारे दिमाग में खेल शुरू हो जाता है अपने आप, क्योंकि हमको कंसेप्ट पता है। तो उसके लिए केवल पीरियोडिक प्रॉपर्टी और केमिकल बॉन्डिंग, बस ये दिमाग में होना चाहिए। इतना है तो रिएक्शन तुम्हारे अपने आप बन जाएंगे। और कोई भी हम रिएक्शन बोर्ड पे लिख रहे हैं तो उसको तुम केवल उतारो नहीं, समझो आखिर वो क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, हुआ क्यों। क्यों के साथ याद करोगे तो याद रहोगा, केवल डायरेक्ट क्या करोगे तो गए काम से। मतलब हर बात को समझो। हाँ देखो सामने हम लोग देख रहे थे कल टेस्ट क्लोराइड का, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इसका टेस्ट देख रहे थे। हमने सॉल्युबिलिटी बता दी थी इन तीनों सॉल्ट की, और इन पर हीट का इफेक्ट क्या होगा बता दिया था, एक्शन ऑफ हीट। अब आता है इसका केमिकल टेस्ट। अच्छा, जो भी हम तुमको रिएक्शन बताने जा रहे हैं, इस रिएक्शन के बारे में प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली है। याद करो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का लास्ट लेक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का लास्ट लेक्चर हमने पढ़ाया था हाइड्रा एसिड। तो आवाज ही नहीं आ रही है, मैं उसको भी शंका हो रही तुमको, तुम सोच रहे हो ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टी का लास्ट लेक्चर हमने ऑक्सी एसिड के बाद पढ़ाया था हाइड्रा एसिड, और हाइड्रा एसिड में हमने ये कहा था कि हैलोजन के जितने भी हाइड्रा एसिड्स हैं, HF, HCl, HBr, HI, मतलब तुमको पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मेरा ये पॉइंट याद है तो रिएक्शन सब समझ में आ जाएगा। मतलब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जितने भी रिएक्शंस हैं इनका संबंध पीरियोडिक प्रॉपर्टी और केमिकल बॉन्डिंग से है। तो यदि तुमको पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्लियर है, केमिकल बॉन्डिंग समझ में आया है, तो मेरा रिएक्शन सब समझ में आ जाएगा। हाँ, हमने हाइड्रा एसिड में ये कहा था कि जितने भी हैलोजन के हाइड्रा एसिड्स है, क्यों उसको हाइड्रा एसिड बोलते हैं, ऑक्सी एसिड क्यों नहीं बोलते, एसिड तो है ही है, HCl, HBr एसिड तो है ही है, लेकिन को हम हाइड्रा एसिड बोलते हैं, ऑक्सी एसिड नहीं बोलते। क्यों बोलते हैं हाइड्रा एसिड? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रा एसिड। क्योंकि H पर साइन देता है तो एसिड है, और चूंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रा एसिड। अच्छा, मान लो इसमें ऑक्सीजन होता है HFO, HClO, ये ऑक्सी एसिड हो जाएगा। हम ऑक्सी एसिड अलग पढ़ाए हैं, हाइड्रा एसिड अलग पढ़ाए हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? हाइड्रा एसिड की। ये बताओ इन हाइड्रा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बताए थे? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बताए थे? हाँ बताओ, कौन सा हाइड्रा एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? जोर से बोलो। हाँ, ऐसा क्यों? HI स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? बताओ, हाइड्रोजन कॉमन है, इसमें आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, आयोडीन सबसे बड़ा है, और फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा है। तो जब इसका साइज छोटा है तो उसकी लेंथ बताओ कम होगी, इसका साइज बड़ा है उसकी लेंथ, और जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ, और ये फर्स्ट से टूट के H पर साइन देगा, और जितना जल्दी H पर साइन देगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है इन हाइड्रा एसिड में HI, HBr, HCl और HI। बात खत्म। और देखो इसमें हैलोजन अपनी ऑक्सीजन स्टेट की पता लोअर वैल्यू पर बैठा है, और जब कोई एलिमेंट अपनी ऑक्सीजन स्टेट की लोअर वैल्यू पर रहेगा तो उसका नेचर क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग। मतलब इनके पास रिड्यूसिंग पावर है। अच्छा ठीक है, लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी है? जोर से बोलो। हाँ, क्यों? रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा HI की है, उसके बाद HBr, फिर HCl, फिर HF। ऐसा क्यों? HI की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा क्यों है? और याद को रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होने के लिए हमने क्या बोला था? ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होने के लिए एलिमेंट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए,
ऑक्सीडेशन नंबर के टॉप वैल्यू पर होना चाहिए, और रिड्यूसिंग पावर के लिए एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होनी चाहिए, मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर पॉजिटिव होना। बताओ हेलोजेंस में आयोडीन सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम है, तो दो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। ऑक्सीडेशन नंबर भी सबसे लोअर है माइनस में, और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी सबसे कम है, तो रिड्यूसिंग पावर बताओ सबसे ज्यादा होगी। और एक प्लस ये भी है कि इसकी लेंथ ज्यादा होने से बॉन्ड फट से टूट के हाइड्रोजन देगा, और यही हाइड्रोजन सामने वाले को रिड्यूस भी कर देगा। बोलो, कुल मिलाकर के हाइड्रा एसिड की रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर भी यही होगा जो एसिडिक ऑर्डर है। जो इनकी एसिडिटी का ऑर्डर है यही इनकी रिड्यूसिंग पावर का भी ऑर्डर है। पहले बताइए बात समझ में आ गई? बताइए बात तुम लोगों को प्यारी प्रॉपर्टी में समझाए थे ना, और आज का जो रिएक्शन है वो इसी पर आधारित है। यदि तुमको ये बात समझ में आई है तो रिएक्शन सब समझ में आएगा। ये इनकी एसिडिटी ऑर्डर है, यही इनकी रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है। पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज रिएक्शन इसी से ही समझ में आएगा सब। रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा HI की, और एसिडिक नेचर भी सबसे ज्यादा HI का। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी पर हम लोग इसका प्रैक्टिकल टेस्ट कर लेंगे, इसको एनालाइज कर लेंगे, सॉल्ट एनालिसिस। और यदि ये बात तुमको समझ में आ गई है तो ये मत समझना कि ये एक सिंगल क्वेश्चन है, इसी पर हम तुम्हारे 5 क्वेश्चन और बना सकते हैं इसी कंसेप्ट पर। जैसे मान लो तुम्हारे सामने आ जाए अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, स्टेबाइन। अब पूछे इनमें बताओ सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी? अमोनिया की कि स्टेबाइन की? बोलो। हाँ, सेम वही कंसेप्ट। इसमें HI ज्यादा तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबाइन। बोलो। अच्छा, और देखो वाटर और H2S में किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ सल्फर का साइज बड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। सेम वही कंसेप्ट। तो मतलब जितने भी हाइड्राइड है, चाहे वो कार्बन फैमिली का हो। चलो आगे देखो, मीथेन, सिलेन, जर्मेन, बताओ इनमें रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? जर्मेन की। सेम वही कंसेप्ट। तो चाहे हाइड्राइड कार्बन फैमिली का हो, चाहे हाइड्राइड नाइट्रोजन फैमिली का हो, चाहे हाइड्राइड ऑक्सीजन फैमिली का हो, चाहे हाइड्राइड हाइड्रोजन फैमिली का हो, हर केस में नीचे जाने पर एसिडिटी भी बढ़ेगी और रिड्यूसिंग पावर भी बढ़ जाएगी। क्यों? समझ में आया? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, पहली बात। इसकी लेंथ ज्यादा, स्ट्रेंथ कम, और टूट के फट से हाइड्रोजन देगा, और ये सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन। तो हाइड्रोजन का एडिशन तभी होगा जब ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, तब ना। और रिलीज कब होगा? जब बॉन्ड टूटेगा, और इसका बॉन्ड कमजोर है क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा। तो मतलब तुमको आज इतना बस याद कर लो कि जितने भी हाइड्रोजन एसिड है इनमें सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी है? HI की। अब इस बात को ध्यान में रख के तुम आज के रिएक्शन को समझ जाओगे बड़े आराम से। ध्यान में देखो, हाँ, तुम्हारे सामने सॉल्ट दिया गया सोडियम क्लोराइड का, सोडियम ब्रोमाइड का, सोडियम आयोडाइड का सॉल्ट दिया गया, और तुमने क्या किया? इन सारे सॉल्ट में डाल दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। बताओ कोई रिएक्शन होगा? बोलो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड को कभी डाइल्यूट नहीं तोड़ता, कंसंट्रेट तोड़ेगा। मतलब डाइल्यूट से कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन कंसंट्रेट डालोगे तो हलचल होगी। तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हलचल होगी। क्या होगा? देखो सामने, कंसंट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड, तीनों में डालेंगे, तीनों में। हमने क्या कंसेप्ट सुनाया था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट होते हैं वो डाइल्यूट से नहीं कंसंट्रेट से टूटते हैं। तो बताइए कंसंट्रेट है, अब ये सबको तोड़ेगा। अच्छा, तोड़ेगा तो क्या होगा? हाँ बोलो। हाँ ठीक, स्ट्रॉन्ग है लेकिन डाइल्यूट है ना। एसिड ताकत है लेकिन उसके अमाउंट कम है ना, तो अमाउंट भी तो पर्याप्त होना चाहिए ना।
तुम जिस सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हो वो डायल्यूट है ना, डायल्यूट रहेगा तो चाहे भले स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों ना हो, लेकिन उसकी संख्या ही कम है, तो उसका इफेक्ट कहां से आएगा? इफेक्ट तभी आएगा जब उसकी मात्रा भी ज्यादा हो। तो डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेट में फर्क है। डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर केवल एसिड पावर है लेकिन ताकत नहीं है, और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एसिड भी है और ताकत भी है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी है। तो देखो, चूंकि ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड से आए हैं तो इनको कंसंट्रेट से ही तोड़ा जा सकता है, डायल्यूट से नहीं। ठीक है, चलो हमने कंसंट्रेट डाला। हाँ, हमको क्या ऑब्जर्व होगा? ध्यान से देखो, तीनों केस में हमको क्या ऑब्जर्व होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। हाँ, तो देखो सामने, यदि हम क्लोराइड का सॉल्ट लेंगे तो फ्यूमिंग गैस निकलती है, फ्यूमिंग गैस, पंजेंट स्मेलिंग गैस निकलती है। वो गैस कौन सी? HCl की। लेकिन जब हम ब्रोमाइड का सॉल्ट लेते हैं तो वहां HBr नहीं निकलती है, बल्कि ब्रोमीन की रेड ब्राउन गैस आती है। ये प्रैक्टिकल करके तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। और जब आयोडाइड का सॉल्ट होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमको HI नहीं मिलेगा इसकी तरह, बल्कि आयोडीन की वायलेट वेपर मिलती है। क्वेश्चन ये है कि आयोडाइड के केस में आयोडीन क्यों बना, HI क्यों नहीं बना? जब यहाँ HCl बना तो यहाँ HBr HI बनना था, नहीं, यहाँ ब्रोमीन बन रहा है, यहाँ आयोडीन बन रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में विचार करेंगे, लेकिन पहले लिखते भी चले साथ साथ में। नोट करो, देखो, क्लोराइड सॉल्ट व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोराइड सॉल्ट व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, chloride salt when heated with concentrate sulfuric acid. The pungent smelling fuming gas, pungent smelling मतलब तीक्ष्ण गंध, मतलब स्मेलिंग करेंगे तो जैसे नाक में सुई चुभ रही है, तीक्ष्ण, उसको बोलते हैं पंजेंट स्मेलिंग। फ्यूमिंग मतलब धुएं के साथ, फ्यूमिंग गैस, वो कौन सी गैस है? HCl। पंजेंट स्मेलिंग फ्यूमिंग गैस HCl इवॉल्व। अच्छा, ये जो HCl गैस निकलती है इसको हम ग्लासॉट के पास ले जाए, पानी से भीगा ग्लासॉट, पानी से भीगा ग्लासॉट के पास ले जाए तो यही डेंस हो जाती है। क्यों? ऐसा क्यों? यदि इसको हम वाटर से भीगा ग्लास वाटर इसके पास ले जाए, पानी से भीगा, तो यही गैस और डेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये वाटर है डाइपोल और ये भी क्या है? डाइपोल। इस डाइपोल में क्या होगा? इंटरेक्शन, और HCl का बन जाएगा हाइड्रेट, HCl के बन जाएंगे हाइड्रेट, क्योंकि इस डाइपोल का इस वाटर डाइपोल के साथ क्या होगा? इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन की वजह से, हाइड्रेट बन जाने की वजह से इस फ्यूमिंग की इंटेंसिटी और डेंस हो जाता है, ये फ्यूम और डेंस हो जाता है। मेरे को एंड गिव मोर फ्यूम विथ HCl वेटेड ग्लास रॉड, सॉरी, एंड गिव मोर फ्यूम विथ मॉइस्ट एयर, इट गिव मोर फ्यूम विथ moist air, it give more fume in moist air, मतलब एयर में मॉइस्चर है तो हमको फ्यूम की इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि HCl के बन जाएंगे हाइड्रेट्स। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच गैस फॉर्म हाइड्रेट, कौन सी गैस हाइड्रेट बना सकती है? उसमें लिखा है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, HCl गैस। HCl के हाइड्रेट बनते हैं, ठीक है। इसका डाइपोल आपस में इंटरेक्शन होगा और बन जाएगा हाइड्रेट, जिसकी वजह से मोर फ्यूम बन जाएगा और फ्यूम ज्यादा मिलेगा। गिव मोर फ्यूम विथ मॉइस्ट एयर। अच्छा, ये HCl गैस तो बन रही है, अब इसको हम कंफर्म करने के लिए इसी HCl के पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगा ग्लास रॉड ले जाए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगा ग्लास रॉड इसके पास ले जाए तो और डेंस व्हाइट फ्यूम बन जाएगी। वो डेंस व्हाइट फ्यूम किसकी बनेगी? अमोनियम क्लोराइड की। एंड गिव डेंस व्हाइट फ्यूम, HCl 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 गिव डेंस व्
with ammonium hydroxide weighted glass rod. Dense white fume with ammonium hydroxide weighted glass rod. मतलब हम HCl को कई एंगल से कंफर्म कर रहे हैं कि एक तो पंजेंट स्मेलिंग गैस है, वाटर के साथ मोर फ्यूम देता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ डेंस वाइट फ्यूम देता है. डेंस वाइट फ्यूम किसका? अमोनियम क्लोराइड का. समझ में आया? ये HCl को कंफर्म करने के लिए सारे टेस्ट है, ये ऑब्जर्वेशन है. तो यदि क्लोराइड सॉल्ट होगा तो उस केस में HCl बनेगा, और ये सारे ऑब्जर्वेशन तुमको होंगे. क्वेश्चन ये है कि क्लोराइड के केस में जब HCl बना तो ब्रोमाइड का जब सॉल्ट तुम ले रहे हो तो HBr होना था, लेकिन क्या बन रही है? क्यों बन रही है? देखो देखो, ब्रोमाइड सॉल्ट विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड गिव bromide salt when heated with concentrated sulfuric acid. Bromide salt when heated with concentrated sulfuric acid give red brown gas. Red brown gas. रेड ब्राउन गैस, वो गैस कौन सी है? ब्रोमीन. और जब आयोडाइड का सॉल्ट लेते हैं तो देखो लिखो, वेयर आयोडाइड सॉल्ट विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन हीटिंग गिव आयोडाइड सॉल्ट व्हेन हीटेड विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड गिव वायलेट वेपर. Violet vapor of iodine. Iodide salt with concentrated sulfuric acid on heating gave violet vapor. किसका? आयोडीन का. ठीक है, तो क्लोराइड के साथ HCl मिला, ब्रोमाइड के साथ ब्रोमीन मिला, आयोडाइड के साथ आयोडीन मिला. जब यहाँ HCl मिला तो यहाँ HBr HI मिलना था? नहीं, चेंज हो गया. क्यों चेंज हुआ? और जब यहाँ आयोडीन को ब्रोमीन मिला तो यहाँ भी क्लोरीन मिले? नहीं, डिफरेंस है. आखिर क्यों डिफरेंस है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो. देखो सामने, देखो हो क्या रहा है बताओ. स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट को तोड़ेगा. सल्फ्यूरिक एसिड की ताकत HCl से ज्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा? वीक एसिड के सॉल्ट को डिकम्पोज करेगा. तो याद रखना, हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड का काम करेगा और वीक एसिड का सॉल्ट बिहेव एज ए बेस, कंजुगेट बेस का काम करेगा. कहने का मतलब ये H+ देगा और ये H+ लेगा, और ये H+ लेके कन्वर्ट किसमें होगा? HCl में. पहले बता HCl क्यों निकली, समझ में आया? जब भी तुम किसी सॉल्ट में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा एसिड का काम करेगा, और सॉल्ट जो होगा कंजुगेट बेस का काम करेगा, जो कि वीक होगा, क्योंकि वीक एसिड से आया है. तो होगा क्या? ये एसिड H+ देगा और ये H+ लेगा, और जब ये H+ क्लोराइड ले लेगा, H+ यहाँ से लेने के बाद बताइए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HCl में. तो HCl गैस बनेगी. ये बात तो समझ में आ गई सबको? बोलो. चलो, जब यहाँ HCl बन गया तो सेम यहाँ भी वही काम होगा. सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो ये H+ देगा और ये H+ लेगा. तो उस केस में HBr बनना था. जैसे यहाँ HCl बना तो यहाँ भी HBr बनना था. HBr बनता भी है लेकिन वो बाहर नहीं आता. क्यों नहीं बाहर आया? देखो सामने रिएक्शन होगा क्या. जब हम सोडियम ब्रोमाइड में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो सबसे पहले क्या बनता है? सोडियम सल्फेट बनता है, और साथ में HBr भी बनता है. लेकिन जैसे HBr बनेगा, ये HBr बनते ही बचे हुए सल्फ्यूरिक एसिड से फिर रिएक्ट कर जाएगा. क्यों रिएक्ट कर जाएगा? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट के अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर भी है. जब एसिड कंसंट्रेट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर एसिडिक पावर भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, प्लस ऑक्सीडाइजिंग पावर भी है. तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर होने की वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि HBr के अंदर रिड्यूसिंग पावर है.
अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि हाइड्रा एसिड में सबसे ज्यादा किसके पास है रिड्यूसिंग पावर? HI, उसके बाद फिर HF। क्योंकि HI HBr के अंदर रिड्यूसिंग पावर होने की वजह से जैसे ही HBr बनेगा ये बचे हुए सल्फ्यूरिक एसिड से फिर रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट होने की वजह से इसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग और ये हो जाएगा रिड्यूसिंग। ऐसा क्यों? सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग क्यों है? हाँ, क्योंकि सल्फर अपने ऑक्सीजन स्टेज के टॉप वैल्यू है +6। बातें नहीं करो पीछे, यदि बैठना है तो नजर से नजर मिला के बैठो, वरना बाहर जाओ। क्योंकि यहां सल्फर अपनी वैलेंसी के सबसे टॉप पर है +6, तो निश्चित ऑक्सीडाइजिंग होगा और कंसंट्रेट भी है, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। और ये ऑक्सीडाइजिंग तो ये बिहेव एज ए रिड्यूसिंग। और होगा क्या? जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो निश्चित सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, -1 है ना, तो -1 से और बढ़ेगा, और ये -1 से बढ़ के कहाँ जाएगा? 0 में। और यही 0 ब्रोमीन गैस देखो यहाँ निकल रही है, ये देखो यही ब्रोमीन गैस बाहर आ रही है। और सुनो, जब सल्फ्यूरिक एसिड इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो अपने खुद रिड्यूस होगा, तो इसका अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। अच्छा, इस समय क्या है ये? तो ये +6 से घट के प्लस, हाँ इवन नंबर आता है ना, सल्फर में ऑक्सीजन इवन नंबर आता, +6 में +4 ही ना आएगा, अब बन जाएगा +4, मतलब SO2 गैस, SO2 गैस इवाल्व होगी। और SO2 की पहचान क्या है? स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, लाइम वाटर टेस्ट, वो सब तुम टेस्ट यहां कर सकते हो। बोलो, बात समझ आई? अच्छा, और जब आयोडाइड का सॉल्ट लिए हो तो उस केस में भी स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड का काम करेगा और ये वीक एसिड का कंजुगेट बेस का काम करेगा, तो ये H+ देगा और ये H+ लेगा, मतलब यहां भी HI बनेगा। लेकिन जैसी HI बना, हाँ रिएक्शन में कोई होगा पहले Na2SO4 + HI, मतलब इस रिएक्शन में भी HI रिएक्शन के अंदर बनेगा, लेकिन जैसे ही HI बना, बनने के बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड से, क्योंकि जो बचा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड है बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये हो जाएगा और यहां होगा रिडॉक्स रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा -1 से 0 में, और आयोडीन की वायलेट वेपर निकलेगी, वायलेट वेपर। और ये सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर अपने रिड्यूस हो जाएगा +6 से घट के +4 में, मतलब SO2 गैस इवॉल्व होगी। अब ये बात समझ में आई कि आयोडाइड का सॉल्ट था, ब्रोमाइड का सॉल्ट था, तो हाइड्रोजन गैसेस निकल रही थी, ब्रोमीन गैस और आयोडीन गैस निकल रही है। लेकिन जब क्लोराइड का सॉल्ट है तो क्लोरीन नहीं निकल रही है, HCl ही बाहर आ जा रही है। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि इन दोनों की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होने से ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर गए, और इनकी रिड्यूसिंग पावर कम होने की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट एसएच बाहर आ गया। मतलब कंसेप्ट तो यही काम आया ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। और यदि तुमको ये बात समझ में आ गई तो ये बताओ, यदि यहाँ सॉल्ट फ्लोराइड का होता तो, और यही सल्फ्यूरिक एसिड तुम यहां भी डाले होते तो क्या यहाँ HF बनेगा कि फ्लोरीन बनेगी? बोलो, वेरी गुड, HF बनेगा, फ्लोरीन बनेगा ही नहीं। और यार को तुम फ्लोराइड का सॉल्ट में एसिड डाले थे, HF बना था, कॉपी खोल के देख लो, वहां फ्लोरीन निकाले ही नहीं थे हम, HF था, और वो भी डाइमर के रूप में आता है H2F2 ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब तुम्हारे सामने कोई भी हैलाइड का सॉल्ट दे दे, फ्लोराइड का, क्लोराइड का, ब्रोमाइड का सॉल्ट, उसमें डाल दे सल्फ्यूरिक कंसंट्रेट, तो किस केस में हमको हाइड्रोजन मिलेगा, किस केस में हाइड्रो एसिड मिलेगा, तुम बता सकते हो? यदि फ्लोराइड का सॉल्ट है, क्लोराइड का सॉल्ट है, तो बनेगा हाइड्रो एसिड HFHCl। लेकिन जहां ब्रोमाइड का सॉल्ट हुआ, आयोडाइड का सॉल्ट हुआ, तो उस केस में HBrHI ना बन के ब्रोमीन आयोडीन बनेगा। अब ब्रोमीन की पहचान रेड ब्राउन गैस और आयोडीन की पहचान, बताओ रट रहे हो क्या? ये समझ।
किसी का मन चलेगा कि आपने जब नाइट्रेट का टेस्ट पढ़ाया था, नाइट्रेट, तो वहां पर भी आपने कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया था, कॉपी खोल के देख सकते हो। वहां पर भी तुमको रेड ब्राउन गैस मिल रही थी, लेकिन वो गैस रेड ब्राउन कौन सी थी? NO2 थी, वो गैस NO2 की थी। मतलब सॉल्ट अननोन है, हमें नहीं पता कि वो नाइट्रेट का है कि वो ब्रोमाइड का है, हमें तो नहीं पता, सॉल्ट तो अननोन है। हमने उसको टेस्ट करने के लिए क्या डाला? सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट, और रेड ब्राउन गैस मिल रही है। तो हम कैसे श्योर हो जाए कि वो ब्रोमाइड हो सकता है वो नाइट्रेट हो, क्योंकि नाइट्रेट भी तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रेड ब्राउन दे रहा है, और ये भी दे रहा है रेड ब्राउन। तो हम इस रेड ब्राउन गैस को डिस्टिंग्विश कैसे करें? हाँ, ये भी बात सही है कि इसके साथ SO2 गैस नहीं थी, जबकि इसके साथ, अच्छा और भी डिफरेंस है। और डिफरेंस ये है कि जो रेड ब्राउन गैस निकल रही है NO2, इसको तुम पानी में डाल दो तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, और नाइट्रिक एसिड बनता है। नाइट्रिक एसिड प्योर कलरलेस होता है। जब NO2 गैस को तुम पानी में डालोगे तो उसका सॉल्यूशन कलरलेस रहेगा, कोई कलर नहीं होगा। लेकिन जब ब्रोमीन को तुम पानी में डाल दोगे तो ब्रोमीन वाटर का कलर येलो ब्राउन होता है, येलो ब्राउन। मतलब NO2 की रेड ब्राउन और ब्रोमीन की रेड ब्राउन में फर्क यह है कि NO2 की जो रेड ब्राउन गैस है उसका एक्वस सॉल्यूशन कलरलेस होगा, जबकि ब्रोमीन का एक्वस सॉल्यूशन येलो ब्राउन होगा। तो आज पहली बार सुन रहे हो क्या? पहले भी कभी सुना है? तो कहाँ सुना है बता दो। देखिए अभी चेक कर, कॉपी रिवाइज करते हो। देखो बीच में कमेंट नहीं करो, हिम्मत है तो मैदान में आके बात करो। हमने कहा कॉपी पढ़ रहे हो कि नहीं तुम लोग? हमने इस येलो ब्राउन ब्रोमीन